सेकेंड पैसेज को सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स हम जाएंगे अपने थर्ड पैसेज पे और रिवर्स मेथड को हम जल्दी से इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फ्यू लाइंस पैसेज की पढ़ के पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन हियर। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्क्रीन्स फॉर पैसेज नंबर 3 और मेरे साथ आप इस पैसेज को पढ़ना शुरू कीजिए। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ द मोस्ट dreadful smallpox epidemic in England that Edward Jenner, country doctor, made a discovery which was to alter the course of history. Jenner noticed that the disease seldom struck those who lived in rural areas and worked around cattle. फर्स्ट 3 लाइन्स पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इट इज़ बिकमिंग क्वाइट क्लियर कि बात हो रही है एडवर्ड जेनर के बारे में, जो कि एक बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट थे जिनके बारे में हमने आगे पीछे साइंस में ज़रूर सुना होगा। और यहाँ बात हो रही है उनकी की हुई एक खोज के बारे में, किसी डिस्कवरी के बारे में। क्या है वो खोज और डिस्कवरी, ये हम आगे पैसेज को पढ़ के ज़रूर समझेंगे, लेकिन पहले टू सेव आवर टाइम और अपने रिवर्स मेथड को यूज़ के मुताबिक हम पहले अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं एंड देन लेट्स कम बैक एंड अंडरस्टैंड कि पैसेज में कौन सी डिस्कवरी की बात डिटेल में की गई है। सो प्लीज़ कम डाउन टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Question number 1. The fact that Edward Jenner was a country doctor was important in the discovery of smallpox vaccine because. It's a proper passage-based question. Please keywords को underline कर लीजिए. Edward Jenner was a country doctor. This was important in the discovery of smallpox vaccine because. Please see your options, students. A. He had enough time to pursue his research in the rural areas. B. He noticed that the disease was prevalent where people worked around cattle. C. He noticed that the disease seldom struck people who worked around the cattle. D. He found that he could convince rural people more easily than the city people. Interestingly students, यहाँ जैसे ही हमने पैसेज पढ़ने की शुरुआत की थी पहली लाइन में ही, और मैं आपको पैसेज पे लेके जाके एक बार दिखाती हूँ कि पहली ही लाइन में कैसे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जेनर नोटिस्ड। आप प्लीज़ सेकेंड लाइन पे फोकस करिए और अंडरलाइन भी करिए इसको मेरे साथ में कि कैसे जेनर नोटिस्ड दैट द डिजीज सेल्डम स्ट्रक दोज हु लिव्ड इन रूरल एरियाज एंड वर्कड अराउंड कैटल। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा गया है, तो आप इसको ईजिली यहीं पे आंसर कर सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, एग्जाम टाइम में। और आप देख के ही हम अब बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर एज पर द पैसेज। आप इसको टिक कर सकते हैं एंड इट इज़ ऑलरेडी डन फॉर यू। अब आप अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए कि क्या पूछ रहे हैं। डॉक्टर जेनर वॉज सक्सेसफुल एज काउ पॉक्स वायरस प्रोड्यूसेस। Please do underline your keywords, students. Dr. Jenner was successful as cowpox virus produces what? A. Severe infection in humans resulting in deaths. B. A mild infection in humans which is not enough to produce active immunity. C. A mild infection in humans which is enough to produce active immunity. And D. No infection in humans. अगेन अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। इसका आंसर हम फाइंड आउट करके करेंगे पैसेज में से कि कैसे काउपॉक्स वायरस प्रोड्यूस करता है एग्जैक्टली व्हाट फ्रॉम दीज ऑप्शंस। सो प्लीज कम डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पूछा गया है कि डॉक्टर जेनर मेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन अ हेल्दी बॉय हु। Please do underline your keywords here, students. He made an experiment on a healthy boy who. हमें एक healthy boy के बारे में बात कर रहे हैं। ये passage based question है आपका, तो इस question का मतलब properly हम सिर्फ वापस passage पे जाके ही समझ पाएंगे। In the meantime, we will examine our options. A. Died after experimentation. B. Could not be relieved of his marks of pustule. C. Developed the signs of pustule on his body when he was injected the matter of cowpox. And D. Was paid for it. Question number 4. What is the tone of the author in the passage? Again students, it is an inference based questions. हम यहाँ लिख सकते हैं for a better understanding that it is an inference based question। क्योंकि बात की जा रही है टोन ऑफ द ऑथर के बारे में। आप जानते हैं टोन से मतलब होता है ऑथर का नज़रिया, ऑथर की फीलिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो प्लीज सी योर ऑप्शंस वंस। ए. अथॉरिटेटिव. बी. नैरेटिव. सी. सरकास्टिक. डी. लेमेंटिंग एंड ई. ड्रामेटिक। टोन ऑथर की बताने के लिए सबसे पहले हमें पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज एज
इज ट्रू फॉर ऑल इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस कि बिना पूरा पैसेज पढ़े किसी भी प्रकार के इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, फिर चाहे हम बात करें टोन की, चाहे बात करें सेंट्रल थीम की, चाहे बात करें ट्रू और फॉल्स की, चाहे बात करें सूटेबल टाइटल की, वो पॉसिबल नहीं होता है स्टूडेंट्स। सो एक बार अपने कीवर्ड्स भी अंडरलाइन हम कर लेते हैं। टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ड्रेडफुल। आप देख सकते हैं ये एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपका मीनिंग बताना है हमें ड्रेडफुल वर्ड का। तो एक बार ऑप्शंस देख लीजिए स्टूडेंट्स। ए अम्यूजिंग, बी रेलेवेंट, सी स्केरी, डी रिडिकुलस, ई ऑसम। प्लीज अंडरलाइन योर कीवर्ड स्टूडेंट्स। करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, और वर्ड क्या है आपका? ड्रेडफुल। हम पैसेज में चल के इसको ढूंढेंगे एक बार वंस वी स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। Now let's see the next question. Question number 6 on your screens. Pick out the opposite of the given word seldom. Given word is seldom और हमें क्या बताना है students? Please underline जरूर कीजिए अपना keyword. Opposite of the given word seldom. As is always the case, किसी भी शब्द का मतलब समझने के लिए, किसी भी शब्द का ऑपोजिट समझने के लिए हमें सबसे पहले उसका मतलब समझना ही होता है. So we will try to find out the word seldom in the passage and then find out the opposite. और ऐसे हमने सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ लिए हैं. सो नाउ लेट्स गो बैक टू द पैसेज कीपिंग इन माइंड ऑल द कीवर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चंस, जैसे कि अबाउट द हेल्दी बॉय, जैसे कि अबाउट द काउपॉक्स वायरस प्रोड्यूसेस, एंड देन वी विल क्विकली आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. सो प्लीज रीड विद मी स्टूडेंट्स. Most farmers and dairy workers had contracted cowpox and had recovered with nothing more serious than a pustule which left a scar. This observation led Dr. Jenner to think, why not vaccinate people with cowpox to protect them from smallpox? On May 14, 1876, Dr. Jenner took a healthy boy, James Phillips, to a dairy maid, Sarah Nelms, who had a cowpox pustule on her hand resulting from an infection from her master's cow. Dr. Jenner made 2 shallow cuts on James Phillips' arm and inoculated them with matter taken from the cowpox sore. A pustule developed on the boy's arm, formed a scab and healed. In July of the same year, Dr. Jenner inoculated James with matter from a smallpox pustule. During the next 2 weeks, the doctor watched for the signs of smallpox. They did not develop. The vaccination was successful. Dr. Jenner wrote a paper explaining his method of vaccination. At first, the doctors were hostile and would not listen to a ridiculous procedure. Many town people organized anti-vaccination campaigns. Gradually, the doctors and their patients accepted the vaccine. नाउ स्टूडेंट्स, पूरा पैसेज पढ़ के इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि बात हो रही है डिस्कवरी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की, जो कि डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने की थी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग 1876, और क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो नाउ लेट्स गो एंड आंसर देम वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, डॉक्टर जेनर वॉज सक्सेसफुल एज काउपॉक्स वायरस प्रोड्यूसर्स. ऑप्शंस थे आपके 4 और आपने सारे ऑप्शंस पढ़े थे. आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज नॉट वैलिड, ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो नॉट वैलिड, और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इज कम्प्लीटली ट्रू कि कैसे काउपॉक्स वायरस की वजह से एक माइल्ड इन्फेक्शन इन ह्यूमंस था विच इज इनफ टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी. सो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं. इट इज आवर राइट आंसर. नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ हमसे पूछा गया है, डॉक्टर जेनर मेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन ए हेल्दी बॉय हु, ऑप्शंस थे हमारे डाइड और कुड नॉट बी रिलीव्ड, या फिर डिवेलप द साइंस ऑफ पस्ट्यूल, एंड लास्ट था वॉज पेड फॉर इट. पैसेज में हमने क्लियरली पढ़ा है, ये एक छोटा पैसेज भी है, सो इट्स मोर इजी टू रिमेंबर दैट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ही डिवेलप्ड द साइंस ऑफ अ पस्ट्यूल ऑन हिज बॉडी व्हेन ही वाज इंजेक्टेड द मैटर ऑफ अ काउपॉक्स, बट इट ऑल्सो हील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो आप इसको टिक कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ बात की गई थी टोन ऑफ द ऑथर की. आप देख सकते हैं कि इन ऑप्शंस में से अथॉरिटेटिव टोन तो ऑथर की नहीं थी, नैरेटिव आप बोल सकते हैं, सरकास्टिक, लेमेंटिंग या ड्रामेटिक. तो द करेक्ट आंसर इज
बी नैरेटिव, बिकॉज यहाँ आपको एक स्मॉल स्टोरी फॉर्म में एक इंसिडेंट को बताया जा रहा है, ऑथर ने आपको काइंड ऑफ एक इंसिडेंट नरेट किया है. सो द करेक्ट आंसर इज बी नैरेटिव. नाउ प्लीज कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पूछा गया था मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्रेडफुल. मान के चलते हैं स्टूडेंट्स की एग्जाम टाइम में हम क्लियर नहीं है अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्रेडफुल, तो चलिए इसको पैसेज में जाके हम ढूंढ लेते हैं. प्लीज कम बैक टू द पैसेज. और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन में ही इट हैज़ बीन यूज्ड विच इज द वर्ड ड्रेडफुल. आप इसको सर्कल या अंडरलाइन कर लीजिए और अब हम इसका मतलब समझते हैं इसके बाद और पहले वाले शब्दों पे ध्यान देके. प्लीज रीड विद मी. It was during one of the most dreadful smallpox epidemic in England that Edward Jenner, a country doctor, made a discovery. आप समझ सकते हैं इस लाइन से कि यहाँ बात हो रही है ड्रेडफुल, समथिंग वेरी स्केरी, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत डरावनी हो, जो बहुत खतरनाक हो. एंड नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड सी कि इन ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड ड्रेडफुल मीनिंग को बता रहा है, ड्रेडफुल शब्द का मीनिंग. और आप जानते हैं कि इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, स्केरी, खतरनाक, कोई भी चीज़ जो बहुत ही फियरफुल हो. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ आपको बताना था ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सेल्डम. सेल्डम एक आसान शब्द है, लेकिन फिर भी अगर हमें क्लैरिटी नहीं है तो हम ऑपोजिट समझने के लिए पहले सेल्डम शब्द के मीनिंग को समझेंगे. तो चलिए देखते हैं पैसेज में कहाँ यूज्ड है सेल्डम शब्द. आप देख सकते हैं आपके पैसेज की थर्ड लाइन में फ्रॉम द टॉप कैसे सेल्डम शब्द यूज किया है ऑथर ने. जेनर नोटिस्ड दैट द डिजीज सेल्डम स्ट्रक. Please underline or highlight this word with me, students. Seldom struck those who lived in rural areas and worked around cattle. आप देख सकते हैं कि इस लाइन को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि सेल्डम से यहाँ हमारा मतलब है बहुत ही कम, वेरी फ्यू. इसलिए जब बात की जाती है ऑपोजिट की तो हम सबसे पहले मतलब क्योंकि समझ चुके हैं, सेल्डम से हमारा मतलब है फ्यू और लेस, तो इसलिए ऑपोजिट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज सेवरल, option number B is often, option number C is various, option number D is mesmerize and option number D is interval. आपने देखा पैसेज में seldom शब्द यूज था बहुत ही रेयर के सेंस में, बहुत ही कम के सेंस में, बहुत फ्यू नंबर ऑफ टाइम्स के सेंस में, इसलिए इसका सही ऑपोजिट है बी ऑफन. आप प्लीज इस ऑप्शन को टिक कर लीजिए. दिस इज योर करेक्ट आंसर. नाउ स्टूडेंट्स वी प्रोसीड टुवर्ड्स द पैसेज नंबर 4. एज ऑलवेज हम पहले 2-3 लाइन्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि व्हाट इज द टॉपिक अंडर डिस्कशन. सो प्लीज फोकस ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स एंड रीड विद मी. The recent elections to the Rajya Sabha to fill 57 vacant seats became notorious for alleged poaching by political parties among the ranks of their counterparts, with charges of corruption blaring out loud against one another. While such charges are not new, the extent was magnified in this round since the elections were crucial for the ruling Bharatiya Janata Party and the opposition Congress to decide who holds the scales in the upper house. After reading the first few lines, हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स that the passage is talking about politics. यहाँ बात हो रही है राज्यसभा की, जो कि हमारा पार्लियामेंट का अपर हाउस है, और किसी न किसी तरह के सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. यहाँ इन स्पेसिफिक पार्टीज़ की बात हो रही है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी के बारे में, और कैसे इनके बीच में एक पॉलिटिकल जो इंटरैक्शन है राज्यसभा की सीट्स को लेके, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन. बाकी डिटेल्स हम पैसेज को पढ़ के समझेंगे, लेकिन इसके पहले वी विल गो बैक टू द क्वेश्चंस रिवर्स मेथड यूज़ करते हुए एंड सी कि हमसे क्या पूछा गया है. इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग पैसेज स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, बट देन हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या पूछा जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाई डिड द पॉलिटिकल पार्टीज एलिज वन अनदर. यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे के प्रति क्या क्या आरोप लगाए, क्या क्या बोला. सो प्लीज अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए. व्हाई डिड द पॉलिटिकल पार्टीज एलिज वन अनदर. क्वेश्चन नंबर 2, who has played second fiddle to the Lok Sabha? It's a proper passage based question students. Please underline your keywords. Who has played second fiddle to the Lok Sabha? Options हैं आपके A parliament, B political parties, C administration, D judiciary and E Rajya Sabha. Now the question number 3. A political party might get electoral victory in the lower house, but what is necessary condition to govern?
Again, a passage-based question. Please do underline your keywords. What is necessary to govern? Options हैं आपके A, by getting people with them, B, if it justifies the majority, C, if it demolishes the very foundation of the parliament, D, unless it reaches out and engages with the central concerns and interests embedded in the polity, and E, if judiciary work with it in tandem. Now question number 4, students. Who described Rajya Sabha as a sobering house, a reviewing house, a house standing for quality? It is again a proper passage based question. हमें डायलॉग दिया गया है और बताना है कि who has made this dialogue. ऑप्शंस हैं आपके A, B.R. अम्बेडकर, B. लोकनाथ मिश्रा, C. पंडित जवाहरलाल नेहरू, D. गोपालस्वामी अयनगर, and E. Dr. Rajendra Prasad. Now the next question, question number 5, again a passage based question. While the lower house was meant to represent the citizen community at large, the upper house primarily represented what? Please underline your keywords, students. While the lower house was meant to represent the community, the upper house primarily represented what? Let's see the options. A, it represented elected members of the parliament. B, it represented voice of many citizens. It would represent the nation as a differentiated whole. The upper house meant to give comfort and security to its permanent members. And E, the upper house meant to work with judiciary. Now question number 6. आप देख सकते हैं यहाँ पूछा गया है फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द पैसेज, जो कि बोल्ड में दिए गए हैं. सो प्लीज अंडरलाइन योर कीवर्ड्स. हमें सिनोनिम्स बताने हैं उन सभी शब्दों के जो बोल्ड में दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका वर्ड है काउंटर पार्ट्स और ऑप्शंस आपके पास है ए एपोजिट, B opposite, C equivalent, D design and E dynasty. नेक्स्ट वर्ड है आपका regime. इसका भी आपको सिनोनिम बताना है स्टूडेंट्स. हम इसको पैसेज में जाके ढूंढेंगे ज़रूर. और ऑप्शंस आपके हैं A traitor, B dysfunctional, C anonymous, D sovereignty या फिर E independence. 8th वर्ड है आपका elitism. इसको भी आप इनसर्कल या अंडरलाइन कर सकते हैं. इसका भी हमें सिनोनिम यानी कि मतलब बताना है. ऑप्शंस हमारे पास है ए नॉन चैलेंट, बी सुप्रीमेसी, सी मेरिटोक्रेसी, डी साइकोफैंसी या फिर ई एरिस्टोक्रेटिक. 9th वर्ड है आपका सुपरफ्लुअस. इसको भी आप अंडरलाइन या इनसर्कल कर लीजिए. ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं ए नेसेसरी, बी रिडंडेंट, सी निगार्डली, डी स्पार्स एंड ई अम्पल. 10th वर्ड है आपका हरीस्करी. प्लीज इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए या इनसर्कल कर सकते हैं. और इसके मीनिंग्स हम देख लेते हैं. ए हुला बालू, बी ऑर्डरलीनेस, सी जक्सटापोजिशन, डी ट्रैंक्विलिटी या फिर ई यूटोपिया. और आप देख सकते हैं टोटल 10 क्वेश्चंस हैं आपके पास. और इस पैसेज में आपका वोकैबुलरी सेक्शन बहुत ही एक्सटेंसिव है स्टूडेंट्स, जो कि कई बार ऐसा होता है कि लंबे पैसेजेस में लॉट ऑफ वर्ड मीनिंग्स आर आस्क्ड फ्रॉम अस. सो लेट्स क्विकली कीप इन माइंड हमने क्वेश्चंस में क्या क्या कीवर्ड्स पढ़े थे. जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या एलिजिंग थी अगेंस्ट वन अनदर, जैसे कि सेकेंड फिडल वाली जो कीवर्ड्स हमारे थे, जैसे कि व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन टू गवर्न, या हम कह सकते हैं कि द डायलॉग किसने कमेंट किया था, सोबरिंग हाउस किसने बुलाया था राज्यसभा को, या हम बात कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द अपर हाउस, एंड देन वी विल फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग. सो प्लीज़ कम बैक टू द पैसेज and please read with me. The recent elections to the Rajya Sabha to fill 57 seats became notorious for alleged poaching by political parties among the ranks of their counterparts, with charges of corruption blaring out loud against one another. आप देख सकते हैं कैसे हमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, बिकॉज फर्स्ट लाइन में ही पैसेज की आपको बताया गया है कि the recent elections became notorious for alleged poaching by political parties among the ranks of their counterparts, with charges of corruption blaring out loud against one another. So please come to the question.
और आप देख सकते हैं कि हमसे पूछा गया था व्हाट डिड द पॉलिटिकल पार्टीज एलिज अगेंस्ट वन अनदर। सो ऑब्वियसली यहाँ आप देख सकते हैं अपने ऑप्शंस में कि ए था आपका पॉलिटिकल पार्टीज हैड हिडन प्रोपोगेंडा, बी था बिकॉज ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस, सी वॉज फॉर पोचिंग वेकेंट सीट्स इन राज्यसभा विच इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपने अभी अभी अपने पैसेज में पढ़ा है। सो आप इसको टिक कर लीजिए। Now let's come back to the passage और हम आगे बढ़ते हैं। While such charges are not new, their extent was magnified in this round since these elections were crucial for the ruling Bharatiya Janata Party and the opposition Congress to decide who holds the scales in the upper house. The former has found many of its pet legislative proposals stonewalled due to the lack of majority support in the House, while the latter has turned it into an important trench for its war of position against the ruling dispensation. While the Rajya Sabha has played the second fiddle to the Lok Sabha, please underline students. आप देख सकते हैं कि one of the questions का keyword हमें यहाँ मिल रहा है, generally played the second fiddle to the Lok Sabha. Rajya Sabha is the one which has played the second fiddle. So let's go back to the questions quickly. And question number 2 में आप देख सकते हैं पूछा गया है who has played the second fiddle to Lok Sabha. आप अपने ऑप्शन को टिक कर लीजिए। It is option number E, Rajya Sabha. And let's go back to the passage again. During the periods of preponderance of a ruling regime in both the houses, it has become important platform of resistance to the majoritarianism of the Rajya Sabha during Janata regime, National Democratic Alliance rule, UPA 2, and in the last 2 years of NDA rule. While some instances of such resistance could be regarded as whimsical and grandstanding, overall, they drew attention to the fact that electoral victory to the lower house may entitle a party to rule, but not necessarily govern unless it reaches out and engages with the central concerns and interests embedded in the polity. Again, we can underline this students, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था इन वन ऑफ द पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कि रूल करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है किसी भी गवर्नमेंट का। और आप देख सकते हैं यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है इन द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ कि electoral victory to the lower house may entitle a party to rule but not necessarily govern unless it reaches out and engages with the central concerns and interests embedded in the polity. So हम अपने questions पे जाके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं यहाँ पूछा गया था कि व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन टू गवर्न, और पैसेज में पढ़ने के बाद अब हम इसका आंसर कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अनलेस इट रीचेस आउट एंड एंगेजेस विद द सेंट्रल कंसर्न्स एंड इंटरेस्ट्स एम्बेडेड इन द पॉलिटी। आप प्लीज इसको टिक कर लीजिए एंड वी विल गो बैक टू आवर पैसेज। This was clearly voiced in the Resistance Against Prevention of Terrorism Bill 2002, corruption charges against the government during 11 to 2014, and the proposed amendment to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act in 2015. Second paragraph. But the Rajya Sabha is not merely meant to play a salutary oppositional role. Unfortunately, there has not been much reflection with regard to the nature and purpose of this house in India after the brilliant debate in this regard in the Constituent Assembly. While it is important to highlight the case of corruption in the election of the members to this house and resist the tendency of parties to pack the house with their highs and mights, without consideration to their being worthy or not to play the representative role, it is imperative to draw attention to the role that Rajya Sabha needs to play in the Indian body politic today. In the Constituent Assembly debates, we find a set of 4 distinct reasons advanced in the defense of Rajya Sabha. First, some members of Assembly saw it as a house of reflective and evaluative reasoning, removed from the hurry-scurry of everyday life. N. Gopalaswamy Ainagar termed it as the house which can rein in passions of the moment. Loknath Mishra described it as a sobering house, a reviewing house, a house standing for quality, and the members will be exercising their right to be heard on the merits of what they say for their sobriety and the knowledge of special problems, quantity, that is their number, is not much of the moment. आप देख सकते हैं इस डायलॉग के बारे में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, एंड सो नाउ वी नो दैट इट वाज लोकनाथ मिश्रा हु हैड मेड दिस स्टेटमेंट. सो वी विल गो बैक टू द क्वेश्चन which is the question number 4, और हम जानते हैं कि the comment that a sobering house with reviewing house, a house standing for quality comment was said by B. Loknath Mishra, which is your correct answer. आप इसे टिक कर दीजिए. Now we will come back to the passage once again.
And read on. In the same vein, Mr. Anant Sanyam Ayanagar thought it such a platform for reflective consideration. The genius of people may have full play and it can take place for people who may not be able to win a popular mandate. Last paragraph हम एक बार पढ़ लेते हैं students. Please focus on your screens with me. Clearly, there was much elitism and condensation in such a conception of the house that led to frequent potshots between members of both houses in the early days of the parliament that were eventually reined in by rules of privilege motion. Second, apart from the review and revaluation rule, there was a broad consensus in the assembly for the need of a second legislative chamber to initiate proposals for public policy to elicit responsiveness from public authority or to hold government accountable. The constitutional provisions on division of work between the houses clearly bears it out. However, in this conception, the Rajya Sabha largely duplicates the functions of the Lok Sabha and therefore, in the words of Absies, turns out to be superfluous. Such an understanding has led to repeated introduction of private members' bill in Lok Sabha for the abolition of Rajya Sabha, as well as moves by the enthusiasts of the House to introduce bills to widen its jurisdiction. Needless to say, none of the proposals has made much headway. A third conception saw the House as authoritative platform to accommodating diversity, although much of this consideration laid emphasis on political diversity, reflecting federal arrangements, drawing parallels with the United States in the process. In this conception, while the lower house was meant to represent the citizen community at large, the upper house, primarily voted in by elected members of the state assemblies, would represent the nation as a differentiated whole. As per one of our passage-based questions, we know students, हमसे बात की गई थी सेम चीज़ के बारे में और हम अपने keywords को यहाँ underline कर लेंगे. A differentiated whole. The upper house has been called a differentiated whole by the author. So now let's go back to the questions once again. और आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि while the lower house was meant to represent citizen community, the upper house represented what? और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर C is the correct answer. It represents the differentiated whole, जैसा कि आपने अपने पैसेज की लास्ट लाइन में अभी पढ़ा था. नाउ स्टूडेंट, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जहां हमें सिनोनिम्स बताने थे, यानी कि मीनिंग्स बताने थे. हम इसको लिख भी लेते हैं फॉर अ मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. मीनिंग्स बताने थे आपके गिवन वर्ड्स के, जो कि था काउंटर पार्ट्स. तो आप एक बार पैसेज पे आके मेरे साथ इस वर्ड को लोकेट कर लीजिए. आप देख सकते हैं पैसेज की सेकेंड लाइन में वर्ड काउंटर पार्ट्स आपके पास है. इट इज़ एग्जिस्टिंग हियर. और इसको समझने के लिए मान के चलेंगे कि हम इसका मतलब नहीं जानते हैं कॉन्फिडेंटली, तो इस वर्ड का मतलब निकालते हैं चल के. इसके पहले और बाद के सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के. Poaching by political parties among the ranks of their counterparts with charges of corruption. तो आप देख सकते हैं कि काउंटरपार्ट का मतलब निकल के जो आ रहा है इस लाइन से, वो है वो लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, our colleagues, people who are in the same rank like us. Now we will answer this question. क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे ऑप्शंस हैं टोटल 5 और आप देख सकते हैं कैसे. द करेक्ट आंसर इज इक्विवेलेंट, जैसा कि हमने पैसेज में से समझा है. somebody who is in the same rank like us, जो कि हमारे बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वर्ड था हमारा रेजीम. रेजीम इज ऑल्सो एन ईजी वर्ड, लेकिन हम चल के इसको पहले पैसेज में आपके लोकेट करेंगे. हम पैसेज में देखते हैं स्टूडेंट्स कि रेजीम वर्ड हमारा कहाँ पे मेंशन किया गया है. सो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द वर्ड रेजीम विद मी. लेट्स कम डाउन टू द सेकेंड पैराग्राफ. लेट्स कम डाउन टू द लास्ट पैराग्राफ. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मेनी अ टाइम्स जब पैसेज बहुत लंबा होता है तो कोई भी वर्ड पुल आउट करने में हमें ये टाइम लग सकता है कि इतने बड़े पैसेज में वेयर एग्जैक्टली द वर्ड हैज़ बीन यूज्ड कैन बी अ बिट ऑफ अ चैलेंज. इस केस में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वो वाले वर्ड्स को पहले फाइंड आउट करेंगे जो हमें ईजिली मिल सकते हैं. इन द प्रोसेस हम मिसिंग वर्ड भी फाइंड कर सकते हैं. सिंस वर्ड रेजीम इज़ नॉट एग्जैक्टली विजिबल राइट नाउ, ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन है जो यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और बहुत कॉमन है एग्जाम्स में. तो अभी हम देखते हैं कि कैसे इस सिचुएशन को हम कॉन्फिडेंटली डील कर सकते हैं जहाँ वर्ड हम जानते हैं लेकिन पैसेज में हम रीड करते टाइम लोकेट नहीं कर पा रहे हैं. सो नथिंग टू वरी, वी विल स्टिल आंसर इट एंड लेट्स सी कि हम टाइम बचाते हुए कैसे ये काम करेंगे. आपने देखा रेजीम वर्ड को हमें अभी ढूंढना बाकी है. नेक्स्ट वर्ड था हमारा एलिटिज्म और सुपरफ्लूअस था 9th वर्ड. नेक्स्ट वॉज हरीश करी. हम पैसेज में जाके सारे वर्ड्स को ढूंढेंगे
and we will keep on answering them as we go on finding them. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अदर वर्ड्स मुझे वर्ड रेजिम मिल रहा है. इन द फर्स्ट पैराग्राफ आप देख सकते हैं बॉटम से 8th लाइन अगर आप देखें तो रेजिम वर्ड आपको क्लियरली मिल जाएगा, जहां बात की गई है लोकसभा ड्यूरिंग जनता रेजिम. तो हम जल्दी से इसके बाद और पहले वाले वर्ड्स पे फोकस करते हैं. पहले यहाँ बताया गया है लोकसभा ड्यूरिंग द जनता रेजिम, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रूल, यूपीए गवर्नमेंट एंड इन द लास्ट 2 years द एनडीए रूल. तो इस सेंटेंस से क्लियर हो जाता है कि रेजिम वर्ड का हमारा मतलब है समथिंग विच इज गवर्निंग, समथिंग विच इज रूलिंग. सो वी विल कम बैक टू द क्वेश्चन एंड वी विल सी कि कैसे यहाँ पे हमारा मतलब है रेजिम से ऑप्शन नंबर डी बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वर्ड था एलिटिज्म. चलिए पैसेज में चल के हम बाकी वर्ड्स को भी ढूंढ लेते हैं. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स दैट सेकेंड पैराग्राफ में आई कैन फाइंड द वर्ड हरीश करी, जो कि हमसे पूछा गया था. सबसे पहले हम ऑलरेडी हमें ये मिल रहा है तो हम इसे आंसर करते जाएंगे साथ में, और इसका मतलब समझने के लिए इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड. हम पहले इसके बाद और पहले के शब्द एक बार देख लेते हैं. इवैल्यूएटिव रीजनिंग रिमूव्ड फ्रॉम द हरीशकरी ऑफ एवरीडे लाइफ. तो आप देख सकते हैं कैसे हरीशकरी से हमारा मतलब है काइंड ऑफ अ कन्फ्यूजन, काइंड ऑफ अ एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत जल्दीबाजी की हो, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा मेहम की हो, बहुत ज़्यादा मेसी सिचुएशन हो. और हम क्वेश्चन में जाके इसका मतलब निकाल लेंगे. आप देख सकते हैं अपने ऑप्शंस में से हुला बलू इज द राइट आंसर विच ऑल्सो मीन्स अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन, अ मेसी सिचुएशन. सो आप इसको ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं. सुपरफ्लूअस और एलिटिज्म ये वर्ड्स हमारे अभी बचे हैं, हम पैसेज में जाके इनको ढूंढेंगे. सो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड देम आउट विद मी स्टूडेंट्स. आप देख सकते हैं कैसे लास्ट पैराग्राफ में बॉटम से 9th लाइन में आई कैन फाइंड द वर्ड सुपरफ्लूअस, और इसलिए अब हम इसका मतलब निकाल लेते हैं. इसके पहले और बाद वाले वर्ड्स को पढ़ते चलिए मेरे साथ. इन द वर्ड्स ऑफ एब सेज टर्न्स आउट टू बी सुपरफ्लूअस. तो हम समझ सकते हैं कि सुपरफ्लूअस का मतलब है कि समथिंग विच इज़ नॉट वेरी डीप, something which is very artificial, or something which is very surface based, something which is not deep or not very dedicated. तो हम क्वेश्चन में जाके इसका मतलब फाइंड आउट करेंगे, और सुपरफ्लूअस का मतलब यहाँ पे हमारा निकल के आता है बी रिडंडेंट. देन हमारा वर्ड है एलिटिज्म. आप पैसेज पे आ चलिए मेरे साथ और लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखिए. यहाँ आपको वर्ड एलिटिज्म मिल रहा है. Let's please try to understand in the context of the sentence. Clearly, there was much elitism and condescension in such a conception of the houses that led to frequent potshots between members of both the houses. Elitism से students हमारा मतलब निकल रहा है something related to the elite class, something which is we are talking about the creamy layer of the society. So please come back to the question. और अब हम देख सकते हैं यहाँ बात हो रही है एलिटिज्म से. ऑप्शन नंबर ई विल बी योर करेक्ट आंसर. एरिस्टोक्रेटिक, समथिंग विच इज द एट द टॉप ऑफ सोसाइटी, एट द क्रीम ऑफ सोसाइटी. और इसके साथ हमने ये पूरा पैसेज सॉल्व कर लिया है. एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट एग्जाम्पल पैसेज फ्रॉम दिस सेट विच इज़ योर पैसेज नंबर 5. तो चलिए मेरे साथ पैसेज पे ध्यान दीजिए. हम पहले फ्यू लाइन्स पढ़ के रिवर्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं. सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्क्रीन्स एंड डू रीड विद मी. अ यंग वुडकटर नेम्ड टारो lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. After reading the first 4 lines, हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये एक स्टोरी है. दिस इज़ बेसिकली अ नैरेटिव स्टोरी, जहाँ हमें एक पीस दिया गया है और सिचुएशन पेंट की गई है किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर के बारे में नेम्ड टैरो. और देखते हैं क्वेश्चंस में जाके कि क्या हमसे पूछा जा रहा है इस स्टोरी में से. सो प्लीज़ कम डाउन टू द क्वेश्चंस. और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, Why did Taro become sad when his father wished for a cup of sake to keep himself warm? और आपके ऑप्शंस हैं A, the neighbors refused to give him the drink called sake for his father. B, the drink called sake was not available easily on the market. C, the drink called sake was very expensive and he earned very little money. D, though he worked very hard, he earned very little money. And E, none of the above. Please do underline your keywords here, students. Why did Taro become sad when his father wished for a cup of sake?
Question number 2. Which of the following can be the most appropriate title of the passage above? Now this is an inference based question students, क्योंकि यहाँ हमसे आप अपने कीवर्ड ज़रूर अंडरलाइन कीजिए. appropriate title की बात की जा रही है. So it is an inference based question. Options हम अपने देखते हैं. A. Respecting elders. B. Reward for taro. C. Benefits of sake. D. Greedy villagers. And D. Magical waterfall. सिंस ये एक इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, हम पूरा पैसेज पढ़ के ही इसको सही तरीके से आंसर कर पाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डिड द विलेजर्स गेट एंग्री ऑन टारो व्हेन दे रीच्ड द मैजिकल वाटरफॉल? प्लीज डू अंडरलाइन योर कीवर्ड्स. विलेजर्स, व्हाई डिड दे गेट एंग्री ऑन टारो व्हेन दे रीच्ड द मैजिकल वाटरफॉल? और आपके ऑप्शंस हैं. ए. टारो हैड थ्रोन गार्बेज इन द वाटरफॉल एंड मेड इट डर्टी टू ड्रिंक. B. The villagers were not able to find sake in the waterfall and thought that Taro had duped them. C. The villagers were happy to find sake in the waterfall but were angry on Taro for not telling them about the waterfall for so long. D. Villagers were jealous and angry on seeing Taro work hard and get rewarded by the emperor. And E. None of the above. Question number 4. आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, ये एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और हमें सिमिलर वर्ड बताना है, यानी कि हमें मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है. तो प्लीज अंडरलाइन, चूज द वर्ड सिमिलर टू द वर्ड इन द पैसेज. और गिवन वर्ड है आपका, प्लीज डू अंडरलाइन और हाईलाइट और एनसर्कल पोलाइटली. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ बताया गया है कि चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट टू द फॉलोइंग गिवन वर्ड इन बोल्ड इन द पैसेज. यहाँ प्लीज अंडरलाइन कीजिए स्टूडेंट्स, ऑपोजिट बताना है आपको. किस शब्द का? डिसअपॉइंटमेंट शब्द का. Next question, question number 6. Choose the word which can replace the word hurried given in bold in the passage without changing the meaning in the sentence. आप कह सकते हैं ये भी एक vocabulary based question ही है, बस इसको अलग तरीके से हमसे पूछा गया है. सो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो आप. आपको डू अंडरलाइन करिए मेरे साथ. हरिड वर्ड का एक सिनोनिम बताना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द लाइन जहाँ हरिड वर्ड यूज किया गया है. आफ्टर रीडिंग द पैसेज हम ये क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे इजिली. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? 1. All day long Taro chopped wood in the forest. 2. The villagers were tricked by Taro and were sad about it. 3. The Emperor of Japan rewarded Taro's father with 20 pieces of gold for having been so good and kind. और A, B, C, D, E आपके पास 5 चॉइसेस हैं, जिसमें से आपको ये बताना है कि खाली फर्स्ट सही है, सेकंड या फिर थर्ड ऑप्शन, या दोनों फर्स्ट और सेकंड, या फिर E सेकंड और थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन फिल इन द ब्लैंक इन द पैसेज अबव टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट? आप प्लीज़ अपने कीवर्ड ज़रूर अंडरलाइन करिए. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन फिल द ब्लैंक गिवन इन द पैसेज. इसके लिए हमें वो ब्लैंक फाइंड आउट करना पड़ेगा जो पैसेज में है, और हम ये पैसेज पढ़ते समय ज़रूर करेंगे. एक बार अपने वर्ड्स आप पढ़ लीजिए. ए. सैड. बी. डिलाइटेड. सी. हैप्पीली. डी. कैप्टिवेट. एंड ई. डिप्रेस्ड. सो दीज आर द टोटल क्वेश्चंस दैट वी हैव स्टूडेंट्स. और अब हम पैसेज पे चल के अपने सारे कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. सो प्लीज रीड द पैसेज विद मी. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. How will I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor father, he thought, if only he was as warm as I. फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स बहुत स्मॉल हैं स्टूडेंट्स, बट दे आर वेरी इन्फॉर्मेटिव. जहाँ तक सवाल है आपके क्वेश्चन आंसर्स का, आपने देखा था कि वन ऑफ द क्वेश्चंस हमसे पूछा गया था कि वाई वॉज टारो सैड व्हेन हिज फादर आस्क्ड फॉर साके. आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स यू नो द आंसर. इट इज़ बिकॉज ही कुड नॉट बाय साके फॉर हिम बिकॉज इट वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, जैसा कि आप इसमें पढ़ सकते हैं.
and he did not have enough money to buy that drink. So please come to your questions. और आपने फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, why did Taro become sad when his father wished for a cup of sake to keep himself warm? एंड आपने अपने ऑप्शंस देखे हैं और आप कह सकते हैं कि द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज द ड्रिंक वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. आप अपने सही ऑप्शन को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी विच इज़ योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें अप्रोप्रिएट टाइटल बताना था, जो कि हम बाद में करेंगे, बिकॉज इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स पैसेज पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Why did villagers get angry on Taro when they reached the magical fountain or the waterfall? तो पहले अपने पैसेज पे आ जाइए and we will finish reading it. Please focus on your screens and read with me. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always the delicious sake instead of cold water. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. Please underline the word hurried, students, because आपने देखा था कि this keyword was existing in one of our questions. And please read with me. The old man was dash with sake. हमें इस blank को fill करना था. Blank number A. Dash with sake. Now let's read on. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. When Taro told her the story of the magic waterfall, thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than 1 hour, the pitcher was empty. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors were there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic drink. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and he shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no sake, only cold water. "We have been tricked," shouted the villagers. "Where is Taro? Let us drown him in the waterfall." But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the sake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. Students, as you see, we took a full reading of the passage. आप सोच सकते हैं कि इस केस में हमने पहले पूरा पैसेज क्यों पढ़ा? Because it is not a factual or informative passage. It is a proper narrative story based passage. यहाँ flow of events समझे बिना हम question को answers नहीं कर पाएंगे because you cannot pull out points from in between a story. इसलिए जब भी एक story piece आपके पास हो, I strongly recommend कि आप story को पूरा पढ़िए, उसके बाद ही अपने questions को answer करिए. येस ऑफ कोर्स आप पहले क्वेश्चंस को समझिए ज़रूर, लेकिन पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद ही उन्हें अटेम्प्ट करिए. दिस इज़ एन एक्सेप्शनल केस बिकॉज इट इज़ अ स्टोरी बेस्ड पैसेज. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस वंस अगेन. फर्स्ट वाला हमने ऑलरेडी आंसर कर लिया है. सेकंड क्वेश्चन में हमें अप्रोप्रिएट टाइटल बताना था पैसेज का.
आप देख सकते हैं आफ्टर रीडिंग द फुल पैसेज कि द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज हैज़ टू बी रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, और आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं बिकॉज द समरी ऑफ द पैसेज इज दैट हाउ वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था व्हाई डिड विलेजर्स गेट एंग्री ऑन टारो व्हेन दे रीच द मैजिकल वाटरफॉल। आपने ऑप्शंस ऑलरेडी देखे हैं और अब आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पे आपको क्लियरली बोला गया है कि द विलेजर्स वर नॉट एबल टू फाइंड साके एंड थॉट दैट टारो हैड ड्यूप्ड देम, और ये आपने पैसेज में ऑलरेडी पढ़ा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ आपको सिमिलर वर्ड बताना था पोलाइटली के बारे में। तो लेट्स गो बैक टू द पैसेज एंड फाइंड द वर्ड पोलाइटली, अगर हम ऑलरेडी इसका मतलब ना जानते हो तो। आप देख सकते हैं कैसे आपके 4th पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि 4th पैराग्राफ की फर्स्ट 4th लाइन में पोलाइटली वर्ड मेंशन है। आप इसे अंडरलाइन या इनसर्कल ज़रूर कीजिए और आप इसको समझिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस पढ़ने के बाद। टारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके। तो हम कह सकते हैं कि पोलाइटली मीन्स इन अ वेरी डिसेंट वे, इन अ वेरी काइंड वे। सो नाउ वी विल गो बैक टू द क्वेश्चंस और हम देख सकते हैं कि पोलाइटली से हमारा मतलब होगा यहाँ पे एमिएबली, बिकॉज एमिएबली का मतलब होता है इन अ वेरी काइंड एंड इन अ वेरी फ्रेंडली वे। ग्रीडीली, विटी, एंग्री एंड ब्रूटली आर ऑलमोस्ट ऑपोजिट वर्ड्स टू द वर्ड पोलाइटली, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट वर्ड था आपका डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन इसका आपको ऑपोजिट बताना था स्टूडेंट्स, इसलिए पहले इसका मतलब ज़रूर समझिए। इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, डिसअपॉइंटमेंट इज़ अ नॉर्मल वर्ड, पर फिर भी अगर हम इसको पैसेज में लोकेट करके समझेंगे तो इट विल बी ईजी टू प्रैक्टिस। सो वी विल फाइंड द वर्ड डिसअपॉइंटमेंट इन द पैसेज नाउ। 6th पैराग्राफ की फर्स्ट 4th लाइन में वर्ड डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल रहा है। आप इसे अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिए स्क्रीन में देखते हुए, और अब आप इसका मतलब समझने के लिए इस लाइन को एक बार मेरे साथ रीड कीजिए। He was nowhere to be found. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स आफ्टर रीडिंग द वर्ड डिसअपॉइंटमेंट इन दिस लाइन, डिसअपॉइंटमेंट से मतलब है निराश हो जाना, फेल हो जाना। नाउ दैट वी नो द मीनिंग, हम ऑपोजिट भी इजीली डिस्कवर कर सकते हैं। लेट्स सी द ऑप्शन। 1 इज डिसमे, नेक्स्ट इज डिजेक्शन, then is satisfaction, then frustration, and last is B and D both. आप देख सकते हैं कि B and D both cannot be possible. Frustration also does not mean the opposite of disappointment. Dejection का मतलब disappointment से काफ़ी मिलता जुलता है, dismay का मतलब भी बहुत overlapping है, तो only opposite, appropriate opposite यहाँ पर है satisfaction. इसलिए option number D is the correct choice. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ हमें हरीड वर्ड का मतलब बताना था पैसेज के हिसाब से। एक ऐसा मीनिंग बताना था, एक ऐसा वर्ड निकालना था जिसका मतलब सेम है एज हरिड, जिससे कि स्टोरी का मीनिंग चेंज ना हो। स्टोरी आपने पढ़ ली है तो लेट्स सी हरिड वर्ड कहाँ मेंशन्ड है। आप अगर पैसेज पे 4th पैराग्राफ पे ध्यान दीजिए तो यू विल कम टू नो कि पहली ही लाइन में हरिड वर्ड मेंशन्ड है। टारो फिल्ड, आप प्लीज स्क्रीन में फॉलो कर सकते हैं अपने पेन के साथ। टारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। हरीड होम से मतलब है ही रैन होम, ही रश्ड होम, और बहुत जल्दी से वो होम की तरफ चला गया। अगर हमें हरीड की जगह दूसरा शब्द यूज करना हो तो वो क्या होगा, तो देखते हैं क्या चॉइसेस हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। और चॉइसेस हैं रश्ड, डिलेड, ग्रेजुअल, स्लोड, काम्ड। इट इज़ वेरी इजी एंड ऑब्वियस दैट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रश्ड होम। नाउ द 7th क्वेश्चन, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज में से ही हमें इसका मतलब लेना है, तो नाउ वी आर इन अ गुड पोजीशन टू आंसर दिस बिकॉज वी हैव रेड द पैसेज। और फर्स्ट ऑप्शन है ऑल डे लॉन्ग टारो चॉप्ड द वुड। हम देखते हैं सारे ऑप्शंस वन बाय वन और बताते हैं कि इनमें से कौन से ट्रू हैं। कीवर्ड है हमारा ट्रू, हमें फाइंड आउट करना है ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल डे लॉन्ग टारो चॉप्ड द वुड इन द फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 है द विलेजर्स वर ट्रिक्ड बाय टारो एंड वर सैड अबाउट इट। ऑप्शन नंबर 3 है द एम्परर ऑफ जापान रिवॉर्डेड टारोज फादर विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। आप देख सकते हैं ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट बिकॉज 2 और 3 सही नहीं है। सो यू कैन टिक योर ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट 1 इज करेक्ट। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। आपने देखा था हमें एक फिल इन द ब्लैंक करना था और ये ब्लैंक आपने पैसेज में भी डिस्कवर किया था। सो लेट अस सी हाउ टू फिल दिस ब्लैंक। और ऑप्शंस हैं आपके सैड, डिलाइटेड, हैप्पीली, कैप्टिवेट एंड डिप्रेस्ड। सो प्लीज कम बैक टू द पैसेज एंड टू द ब्लैंक हियर।
और आप देख सकते हैं कि कैसे फोर्थ पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में ये ब्लैंक हमें मिला था. द ओल्ड मैन वॉज डैश विद द साके. इट इज़ ऑब्वियस कि द ओल्ड मैन हैज़ बीन वेटिंग फॉर साके फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर हिम. सो ओल्ड मैन वॉज, लेट्स सी द ऑप्शंस. obviously delighted. So option number B is the correct answer. आप इसको टिक कर सकते हैं. और इसके साथ we finish solving all the example passages students. Thanks for being with me and I hope आपको reverse methodology पे clarity ज़रूर मिली हो. Thank you.